हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रासरण दाब क्या होता है, प्रासरण क्या होता है, विसरण क्या होता है और इसका सूत्र क्या होता है। जो आपसे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है न्यूमेरिकल के फॉर्म में या डायरेक्ट आपसे परिभाषा पूछा जाता है, प्रासरण दाब किसे कहते हैं, प्रतिलोम प्रासरण दाब किसे कहते हैं। तो आज इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास है प्रासरण, कि प्रासरण क्या होता है। तो आप जानते होंगे प्रासरण पढ़ने से पहले एक चीज़ को समझिए। आप घर पे चना भिगोते होंगे या किशमिश को भिगोते होंगे, उसके बाद जब उसको भिगोते हैं रात में तो सुबह तक वो फूल जाता है। क्या होता है? फूल जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? अगर आप थोड़ा सा इसको समझेंगे तो जो पानी होता है वो पानी किशमिश के अंदर चला जाता है, जो पानी होता है वो चना के अंदर चला जाता है। या जितनी हमारे पास साबुत दालें होती हैं, साबुत दाल का मतलब पूरा दाल होती है, या वो अरहर का हो या मूंग का हो या मसूर का हो या कोई भी दाल हो, वो जितनी भी साबुत दालें होती हैं वो फूल जाती हैं। क्या होती हैं? फूल जाती हैं। तो इसका पीछे का रीज़न ये होता है कि जो पानी होता है, पानी विलायक का काम करता है। विलायक जो होता है अर्धपारगम्य झिल्ली से, जो चने के ऊपर एक झिल्ली होता है, जो छिलका होता है, उससे उसके अंदर चला जाता है, जिससे वो फूल जाता है। तो वही प्रक्रिया क्या होती है प्रासरण की। कैसे होती है इस चीज़ की अगर आपको हम परिभाषित बताएं या इसका परिभाषा बताएं तो इसको ऐसे बोला जाता है कि प्रासरण की प्रक्रिया में विलायक का जो कण होता है, किसका कण बाबू? विलायक का कण अर्धपारगम्य झिल्ली से, विलायक का कण अर्धपारगम्य झिल्ली से, अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या होता है बाबू? अर्धपारगम्य झिल्ली से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग? प्रासरण। फिर से समझिएगा, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी विलयन के विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गति करते हैं, तो इस प्रक्रिया को प्रासरण कहा जाता है। इस चीज़ को हम ऐसे समझाया कि आपके पास पानी था किसी गिलास में, अब जब इसमें किशमिश का छिलका डाल दिए, किशमिश को डाल दिए, तो किशमिश के ऊपर एक झिल्ली होती है, जिस झिल्ली को हम बोल सकते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, या किशमिश के ऊपर एक छिलका होता है जिस छिलके को हम बोल सकते हैं अर्धपारगम्य छिलका या अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक, तो जो छिलका होता है ये छिलका हो गया और इसमें पानी के कण भरे हुए हैं। तो जब इसको डालेंगे तो देखिए पानी का जो सांद्रता होगा वो अधिक होगा कि जो किशमिश के अंदर का मटेरियल है उसकी सांद्रता अधिक होगा। तो आप बोलेंगे सर किशमिश की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। और पानी की सांद्रता क्या होगी? कम। तो पानी का जो सांद्रता होगा, इसमें जो विलायक ये दिख रहा है, पानी जो विलायक के फॉर्म में दिख रहा है, ये किशमिश के अंदर जाएगा, या यहाँ चना होता तो चना के अंदर जाता, या कोई भी साबुत दाल होता तो उसके अंदर जाता, या बकरे का मलाशय होता तो उसके अंदर जाता, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं प्रासरण के, तो इसके अंदर जाएगा। कहने का मतलब है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रासरण की प्रक्रिया में, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रासरण की प्रक्रिया में विलायक का जो कण होता है वो गति करता है अर्धपारगम्य झिल्ली से। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रासरण की। अगर हम बात करें इसी क्रम में विसरण की, तो विसरण का मतलब होता है फैलना। फैलने का मतलब अगर आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी आपके पास गैस होता है, जब उसको छोड़ते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है या उसका जो हमारे पास सांद्रता होता है वो बहुत अधिक होता है। ठीक, जब वहाँ से निकलता है तो जो वातावरण मिलता है उसकी सांद्रता कम होता है, तो वो तुरंत फैलने लगता है। तो इसकी परिभाषा हम सिंपल बोलते हैं कि किसी भी पदार्थ का वातावरण में फैल जाना, जो वातावरण हमारा होता है उस वातावरण में फैल जाना, जो वातावरण हमारा होता है वातावरण में फैल जाना ही क्या कहलाता है? विसरण। या फिर इसी की तरह अगर परिभाषा बताना चाहते हैं, फैल जाना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ठीक, और इसी की तरह इसकी परिभाषा बताना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि जब विलयन के कण, विलयन का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ हम क्या बोले? केवल विलायक के कण, यहाँ क्या होता है? विलयन के कण। विलयन का मतलब विलय और विलायक दोनों। जब किसी विलयन के कण अधिक सांद्रता से, कहाँ से बाबू? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। 2024 में आपके एग्जाम में पूछा हुआ था क्वेश्चन एक कि प्रासरण और विसरण में अंतर क्या होता है।
2024 के एग्जाम में आपसे पूछा था क्वेश्चन कि परासरण और विसरण में अंतर क्या होता है। तो सिंपल अगर इसका अंतर बताना हो तो आप अंतर बता सकते हैं। पहला अंतर कि जो परासरण की प्रक्रिया होती है वो कम से अधिक सांद्रता वाले विलयन में होती है, ठीक। दूसरा अंतर आपको बताना होगा, या इसका जस्ट उल्टा कर देंगे इसको, तो यहाँ बोल देंगे कि जो विसरण की प्रक्रिया होती है वो अधिक से कम की ओर होती है। क्या होता है बाबू? अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर। परासरण की प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली की, अर्धपारगम्य झिल्ली की, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, ठीक, झिल्ली की आवश्यकता होती है। लेकिन विसरण की प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। और बोल सकते हैं कि परासरण की प्रक्रिया में केवल विलायक के कण क्या करते हैं? गति करते हैं। परासरण की प्रक्रिया में केवल विलायक के कण गति करते हैं, लेकिन विसरण की प्रक्रिया में विलयन के कण गति करते हैं, अर्थात विलय और विलायक दोनों के कण गति करते हैं। तो इस तरह आप क्या बता सकते हैं इनमें अंतर। तो आशा है कि आप दो चीज़ समझ गए होंगे कि परासरण क्या होता है और विसरण क्या होता है। अब हम बात करते हैं परासरण दाब की, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछेगा इस साल भी। तो इसको समझिए कि परासरण दाब आपका क्या होता है। और हम बात करें परासरण दाब की कि परासरण दाब किसे कहते हैं, और एक साइंटिस्ट है वान टाप, ठीक, इन्होंने अपना परासरण दाब संबंधी नियम दिया था, जिससे इसका सूत्र निकलता है पाई का, पाई इजिकल टू NST, आप जो जानते हैं वो सूत्र। तो उस चीज़ की भी बात करेंगे हम अभी कि वो क्या होता है और किस टाइप से निकलता है। तो अगर हम बात करें परासरण दाब की कि परासरण दाब किसे कहते हैं, तो परासरण दाब का मतलब होता है वह न्यूनतम दाब जो किसी विलयन में परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है। जो किसी विलयन में जो परासरण की प्रक्रिया हो रही है उसको रोकने के लिए आवश्यक होता है, उसको रोकने के लिए क्या होता है बाबू? आवश्यक होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं परासरण दाब। फिर से सुनिएगा, परासरण दाब वह न्यूनतम दाब होता है जो किसी विलयन में परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है। मतलब कि अगर हम किशमिश को पानी के अंदर डालें तो किशमिश फूल जाएगा, लेकिन ऐसा हम कोई दाब लगा दें जिससे किशमिश को पानी में डालने के बाद वो किशमिश फूले नहीं, तो वही दाब हमारा क्या होगा? परासरण दाब होगा। मतलब परासरण दाब वह दाब होता है जो किसी विलयन में परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? परासरण दाब। उसे क्या बोलते हैं बाबू? परासरण दाब। और यह एक न्यूनतम दाब होता है, ठीक। और समझिएगा, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? तो इसको पाई से डिनोट करते हैं। किससे बाबू डिनोट करते हैं? पाई से। वही मैथ वाला पाई जिसका मान होता है 22/7, तो इसे हम डिनोट करते हैं पाई से। किससे बाबू? पाई से। अब सुनिएगा ध्यान से, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था वान ठाप ने सोचा कि जो गैसेज होती हैं, जो गैस हमारे पास होती है, उन गैसों में एक गुण होता है, या उस गैसों के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जैसे बायल थे, चार्ल्स थे, तो अपना नियम दिए थे। तो वही चीज़ सोचे कि हमारे पास द्रव में काहे नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि विलयन जो होता है द्रव के अंदर आते हैं, और द्रव में क्यों नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को बायल ने अपना नियम दिया, और बायल ने इस चीज़ पे खोज की, और खोज के आधार पे उन्होंने अपना नियम दिया, जिस नियम को हम बोलते हैं बायल वान टाप नियम और चार्ल्स वान टाप नियम। ये नियम क्या कहते हैं? इसी से हमारा परासरण का सूत्र निकल गया था। मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट भी बता सकता था कि परासरण का सूत्र ये होता है, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा है कि वान टाप का परासरण संबंधी नियम क्या होता है, बायल वान टाप का नियम क्या होता है, और चार्ल्स वान टाप का नियम क्या होता है। इसलिए हम सोचे कि डिटेल्स आपको बता दें। और आपको पता है कि अभी हम लोग का चल रहा है केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट का सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत आपको केमिस्ट्री के जितने शुरू से लेकर लास्ट तक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपसे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर हम आगे बात करें कि परासरण दाब क्या होता था बाबू, तो वह न्यूनतम दाब जो किसी विलयन में परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? परासरण दाब। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो पाई से। अब समझिएगा, पहला नियम वायल का वान टाप नियम क्या कहता था? वायल वान टाप नियम कहता है कि स्थिर, इसमें हमारे पास देखिए दो चीज़ होता है, एक सांद्रता होता है और एक हमारे पास क्या होता है? परम ताप। दो चीज़ होता है, एक स्थिर सांद्रता होता है, एक होता है परम ताप। तो ये बोलते हैं कि स्थिर ताप पर किसी विलयन पर लगने वाला परासरण दाब, किसी विलयन पे लगने वाला परासरण दाब का मतलब बाबू पाई, उस विलयन के सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती। फिर से सुनिएगा, ये कहते हैं वायल वान टाप का नियम कि किसी विलयन स्थिर ताप पर, किस पे बाबू? स्थिर ताप पर किसी विलयन पर लगने वाला परासरण दाब का मतलब बाबू क्या होता है? पाई,
उस विलयन के सांद्रता, सांद्रता का मतलब कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है C, उस विलयन के सांद्रता के समानुपाती होता है। फिर से सुन लीजिएगा एक बार और, स्थिर ताप पर किसी विलयन में लगने वाला या किसी विलयन पर लगने वाला परासरण दाब उस विलयन के सांद्रता का होता है समानुपाती। और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अगर आगे समझिएगा, चार्ल्स वान टॉप हमारा नियम क्या बोले थे, ये बोलते हैं कि स्थिर सांद्रता पर, किस पर बाबू, स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन के, किसी भी विलयन के या किसी भी विलयन पर लगने वाला परासरण दाब उस विलयन के परम ताप के समानुपाती होता है। किसका समानुपाती होता है बाबू? परम ताप के समानुपाती। इसको आप बना सकते हैं समीकरण नंबर 2। इसको क्या बना सकते हैं आप? समीकरण नंबर 2। तो आप देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों के LHS साइड में पाई पाई है, तो हम चाहे दोनों को एक साइड लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम चाहे तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे ये हो जाएगा पाई समानुपाती CT। क्या हो जाएगा बाबू? पाई समानुपाती CT। पाई समानुपाती CT का मतलब है कि आपका जो परासरण दाब है ये किसके किसके समानुपाती है? तो ये जो आपको सांद्रता दिख रहा है विलयन के, इसके समानुपाती है, और परम ताप के का समानुपाती है। अब समझिएगा, अगर हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमारा क्या आएगा? तो यहाँ नियतांक के रूप में आता है S। तो ये हो जाएगा पाई = SCT। ये हो जाएगा हमारे पास फार्मूला। जब ये नियतांक हटता है, ये समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। जहाँ आपको जो नियतांक है वो का है S, जहाँ जो S है वो एक नियतांक है, जहाँ S एक नियतांक है। अच्छा, इस S का मान कितना होता है? तो S का मान याद रखिएगा, जो आपको फार्मूले में और क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ काम आएगा। S का मान होता है 0.0821। S का मान कितना होता है बाबू? 0.0821। ये किसका मान होता है? S का। ये किसका मान होता है? S का। अच्छा, आपको हम पढ़ाए हैं विलयन की सांद्रता, और विलयन की सांद्रता पढ़ाए हैं आपको मोलरता। तो मोलरता में आप मोलरता पढ़े, मोलरता भी पढ़े, मोलरता भी पढ़े। तो मोलरता आप जब पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बाबू? मोलरता पढ़ रहे थे। तो मोलरता पढ़ते टाइम या मोलरता पढ़ते समय आप देखे थे कि जो आपका विलयन का मोलरता था, जिसे आप कैपिटल M लिखते थे, या विलयन की सांद्रता भी उसे ही बोला जाता। तो जो सांद्रता वो किसके बराबर था? तो N/V के बराबर। N/V का मतलब बाबू, किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मोलरता। तो हम चाहें तो C के जगह पे क्या रख सकते हैं? N/V। C के जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग? N/V। तब का फार्मूला बनेगा, तो वो ये फार्मूला हो जाएगा पाई SCT लिखा है, तो C के जगह पे हमको क्या लिखना है अब? N/V। तो N/V रखेंगे तो पाई = AS, और C की जगह हो जाएगा N/V, और यहाँ हो जाएगा T। V अगर उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा पाई V = यहाँ हो जाएगा SNT। अब सुनिएगा ध्यान से, N का मतलब क्या होता है? मोलों की संख्या। N का मतलब क्या होता है बाबू? मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या का मतलब होता है दिया गया भार बटा में अणु भार, दिया गया भार बटा में अणु भार, दिया गया भार बटा में अणु भार। तो आप चाहे तो N की जगह पर क्या रख सकते हैं? दिया गया भार बटा में अणु भार। तो ये हो जाएगा पाई V = AS। N की जगह पर क्या रखना है आपको? स्मॉल w, ठीक, और फिर T, और अपान में कैपिटल M या स्मॉल m। इसका मतलब होता है हमारा अणु भार। क्या होता है बाबू? अणु भार। अच्छा, इसमें जितने भी पद हैं उन सब के बारे में हम लिख देते हैं। देखिए, सबसे पहले पाई है, तो पाई का मतलब क्या होता है? परासरण दाब। पाई का मतलब क्या होता है बाबू? परासरण दाब। C का मतलब था विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, ठीक। अच्छा, S का मतलब था नियतांक, और इस नियतांक का मान था हमारे पास 0.0821, ठीक। T का मतलब क्या होता है? परम ताप, परम ताप, ठीक। आगे अगर बात करें V का मतलब होता है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। N का मतलब क्या होता है? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या।
स्मॉल डब्लू का मतलब क्या होता है, विलेय का दिया गया भार या दिया गया भार, विलेय का दिया गया भार। कैपिटल एम या जो भी हम एम लिखे हैं उस एम का मतलब क्या होता है, अणु भार। जो भी देगा उसका अणु भार क्या होगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी किसके बारे में, परासरण दाब के बारे में। एक बार फिर से फटाफट एक बार देख लेंगे हम लोग कि परासरण दाब क्या होता है। तो परासरण का पहले मतलब समझते हैं थोड़ा सा फटाक से। परासरण का मतलब होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी विलयन के विलायक के कण अर्धपरिगम्य झिल्ली से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करता है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परासरण, ठीक। और जब ये प्रक्रिया विपरीत होती है, विपरीत का मतलब होता है प्रतिलोम परासरण दाब, इस प्रक्रिया को विपरीत करते हैं, ठीक। या इस प्रक्रिया को रोकने के लिए एक और परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगता था उसे हम क्या बोलते थे, परासरण दाब। लेकिन वो जो परासरण दाब था उससे और अधिक बढ़ाने के लिए जो हम दाब का यूज करते हैं उसे प्रतिलोम परासरण दाब भी कहते हैं। उसका डिस्कशन अगले वीडियो में हम लोग कर देंगे। अब आगे समझिएगा विसरण। विसरण का मतलब था जब विलयन के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, तो इसे क्या बोलते थे हम लोग, विसरण। परासरण विसरण में अंतर की बात करें तो इसमें हमारा कम से अधिक की ओर विलायक के कण जाते हैं, इसमें अधिक से कम की ओर विलयन के कण जाते हैं। इसमें अर्धपरिगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, इसमें अर्धपरिगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद अगर देखेंगे तो इसमें आपके पास केवल विलायक के कण गति करते हैं, इसमें विलयन के कण और विलेय विलायक दोनों के कण गति करते हैं, ठीक। तो ये अंतर हो जाएंगे, और भी अंतर होते हैं लेकिन आपको सिंपल अंतर इतना देखने थे। अगर आगे देखेंगे परासरण दाब क्या होता है, तो परासरण दाब को सिंपल बताएं कि वह दाब या वह न्यूनतम दाब जो किसी विलयन में परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है उसे परासरण दाब कहते हैं और इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। और इस परासरण दाब के लिए एक साइंटिस्ट वान टॉप जिन्होंने अपना नियम दिया था, जिनका दो नियम था, एक बायल वान टॉप नियम, एक चार्ल्स वान टॉप नियम। बायल वान टॉप नियम में ये बोलते थे कि स्थिर ताप पर किसी विलयन पर लगने वाला परासरण दाब उस विलयन के सांद्रता के समानुपाती होता है। और इसमें बोलते थे कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन पर लगने वाला परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। दो समीकरण बनेगा, दोनों समीकरणों को एक साथ रखेंगे तो इस जो समानुपाती चिन्ह हटेगा तो इसके बदले एक नियतांक आता है एस के फॉर्म में, जिस एस का मान होता है 0.0821, ठीक। आगे हम बात किए कि इसमें हमारे पास सी का मतलब होता है विलयन की सांद्रता और विलयन की सांद्रता का मतलब हम रख सकते हैं n/v, तो n/v रख सकते हैं। और n का मतलब मोलों की संख्या होता है, तो W/m। और जितने में टर्म हैं उन सब टर्म के बारे में यह बताया गया कि क्या क्या है और किस तरह है। तो आशा है कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा और अपनी पढ़ाई आप कर रहे होंगे। और इस वीडियो के जितने सीरीज आपके आ रहे हैं या जो भी वीडियो आ रहे हैं उन सबको आप फॉलो करते रहिए। आपका जो सपना है 80%, 90%, 95% वो सपना जरूर पूरा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही। जय हिंद, जय भारत।